हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ब्लॉक थ्योरम। देखिए, जो सॉलिड स्टेट फिजिक्स का आपका ये टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं ब्लॉक थ्योरम, ठीक है ना। अब देखिए, ये पहली बात ये समझना है कि ब्लॉक थ्योरम बताती किसके बारे में है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही रहेगी कि हमें बताएगी किसके बारे में। तो आपको सिर्फ सिंपल सी बात है जो ध्यान रखनी है कि जो ब्लॉक थ्योरम होती है वो हमें नॉलेज देती है। कोई भी सॉलिड है, सॉलिड के अंदर बैंड बनते हैं, और सॉलिड के अंदर बैंड कैसे बनते हैं वो आपको बखूबी अब पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी आपके नॉलेज के लिए मैं बताऊं, बैंड स्ट्रक्चर के ऊपर हम लेक्चर भी एक डिस्कस करने वाले आने वाले टाइम में, लेकिन फ़िलहाल हमें ब्लॉक थ्योरम पे फोकस रहना है। तो देखिए, अगर मान लीजिए जो मैं शो कर रहा हूँ ये न्यूक्लियस है, इस तरीके से, है ना। न्यूक्लियस आपके क्या होते हैं, कुछ डिस्टेंस पे होते हैं इस तरीके से, जैसे मैंने पॉइंट बनाए हैं, बिंदियाँ बनाई हैं ये, है ना। अब देखिए, इनके बीच में कुछ सेपरेशन होता है, जनरली स्मॉल ए सेपरेशन माना जाता है। इस चीज़ को समझ लीजिए, आगे कहाँ इसमें डेरिवेशन में काम आएगी। स्मॉल ए सेपरेशन माना जाता है। ये मान लीजिए बिल्कुल फर्स्ट है, पहला, और बिल्कुल फर्स्ट है तो इसको मैंने क्या पुट कर दिया, ज़ीरो। अब जो जो बिल्कुल यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ वाला कितनी दूर हो गया, ए। यहाँ वाला कितनी दूर हो गया ओरिजिन से, ये वाला 2a। थर्ड कितनी दूर हो गया, आपको दिख रहा है 3a, 4a, सो ऑन ऐसे चलता जाएगा। जो nth आएगा, nth कितनी दूर हो जाएगा। मान लीजिए जो सॉलिड है, कोई भी सॉलिड है, उस सॉलिड के अंदर पूरे के अंदर n ही मॉलिक्यूल हैं, n ही एटम है। मान लीजिए अगर उसमें n ही एटम हैं तो जो nth एटम होगा, nth एटम कितनी दूर होगा। देखो, मैं अभी पूरा बताऊंगा, डेरिवेशन इसका पूरा करेंगे हम। पहले आप केवल मेन बात समझ लीजिए जो मैं बोर्ड पे समझा रहा हूँ, उसके बाद हम नोट्स से जब डिस्कस करेंगे आप क्लियर हो जाएगा। nth एटम, nth एटम कितनी दूर होगा यहाँ से, पहला a दूर, दूसरा 2a, तीसरा 3a, तो nth कितनी दूर होगा, na दूर होगा। समझ गए। और मान लीजिए कि टोटल n ही एटम्स हैं, टोटल n एटम्स इन सॉलिड, सॉलिड के अंदर n ही एटम है, n से ज़्यादा नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया कि सॉलिड की लेंथ L Na के इक्वल हो जाएगी, क्योंकि सॉलिड कितना होता है, सॉलिड पहले एटम से लेके nth एटम तक मैंने बोल दिया। इसका मतलब कितने इसके अंदर एटम हैं, n, तो टोटल एटम कितने, n एटम है। इसका मतलब टोटल जो लेंथ है वो क्या, Na है, और वही क्या L के इक्वल है। तो ये बात क्लियर होगी। पहले L जो है वो Na के इक्वल कैसे आया, क्लियर हो जाना चाहिए। इसके अंदर जो टर्म आ रही है A, इस A को कहते हैं लैटिस कांस्टेंट। A को क्या कहते हैं, लैटिस कांस्टेंट या लैटिस पैरामीटर कहते हैं ना, जालक नियतांक कहते हैं, लैटिस पैरामीटर। ये एक डायरेक्शन में होता है A। अब देखिए, डायरेक्शन तो 3 होती है, x डायरेक्शन में A, y डायरेक्शन में इसको B ले लेते हैं, और जब z डायरेक्शन में जाते हैं तो इसको C ले लेते हैं, यानी कि A, B और C। इस तरीके से देखिए A, B और C। अब देखिए, एक बात यहाँ पे मैं आपको समझाने वाला हूँ। एक ये तो था लैटिस कांस्टेंट, अब हमारे पास होता है लैटिस वेक्टर। देखिए, इसी चीज़ से, क्योंकि ये समझ नहीं आएगा फिर बात नहीं बनेगी। लैटिस, ये तो अपने पास क्या पढ़ा था हमने, लैटिस पैरामीटर। अब देखिए, एक लैटिस वेक्टर होता है, और वो लैटिस वेक्टर होता है टी वेक्टर। टी वेक्टर क्या होता है, ध्यान दीजिए, n1a प्लस n2b प्लस n3c। अब देखिए, यहाँ पे जो n1, n2, n3 है वो बहुत इजीली पता है आपको। n1, n2, n3 तीनों कोई नंबर हैं। कैसे, क्या मतलब, n1a x डायरेक्शन में कितने एटम चला, एक चला तो n1 1 हो गया, 2 चला तो 2, 3 चला तो 3 हो गई। समझ पा रहे हो बात, इस तरीके से। इसका मतलब ये होता है, यानी कि अगर कोई कहे कि x डायरेक्शन में यहाँ पहला एटम a डिस्टेंस गए तो दूसरा मिल गया अपने को, ठीक है। फिर उसके बाद क्या किया, आगे और गए, तीसरा मिल गया, चौथा मिल गया, इस तरीके से ए टाइम ए डिस्टेंस के बाद क्या होते जाते हैं, एटम वेरी होते रहते हैं। एटम क्या होते रहते हैं, दोबारा दोबारा रिपीट होते रहते हैं। यानी कि यहाँ बात पोटेंशियल की हो रही है, समझिए। जो फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी होती है, पहले मेन चीज़ समझ लीजिए, फिर जब टॉपिक करेंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी होती है वो पता है क्या कहती, कि तीनों डायरेक्शन के अंदर पोटेंशियल एक जैसा ही होता है।
जो फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी है वो क्या कहती है कि तीनों जो हमारे पास डायरेक्शन होती हैं, तीनों डायरेक्शन में पोटेंशियल एक जैसा होता है, लेकिन जो कि बिल्कुल गलत है, वो कहता है एक्स डायरेक्शन में जाओ, वाई में जाओ, जेड में जाओ, किसी भी डायरेक्शन में जाओ, आपका पोटेंशियल एक समान चेंज होगा, एक जैसा रहेगा। लेकिन अब जो थ्योरी पढ़ने वाले हैं ब्लॉक थ्योरम, वो कहती नहीं, पोटेंशियल तीनों डायरेक्शन में यूनिफॉर्म नहीं होता, वो चेंज होता है, एक्स डायरेक्शन में अलग, वाई में अलग, जेड में अलग, और वो एक पीरियड के बाद चेंज होता है। हाँ, वो पीरियोडिक होता है। पीरियोडिक का मतलब क्या होता है कि एक टाइम बाद अपना वो सेम फॉर्म रिपीट करता है, सेम टाइम बाद अपनी वैल्यू सेम रिपीट करता है, साइकिल चलता है उसका, है ना। पीरियोडिक का मतलब साइकिल चलता रहता है, साइकिल चलता रहता है बार बार। अब यहाँ देख रहे हो ए डिस्टेंस के बाद दोबारा वही आ रहा है, इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ n1a, कि n1 को 1 रखो, 2 रखो, कुछ भी रखो, आप कुछ भी रखो, इसको 1 रखोगे तो पहला हो जाएगा, 2 रखोगे दूसरा, 3, यानी कि ये रिपीट होता जा रहा है। n1 कुछ भी हो सकता है, रिपीट होता जा रहा है। अब देखिए ये तो हुई एक डायरेक्शन की बात। जब आप वाई डायरेक्शन में जाओगे तो यही क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, इस तरीके से। इसका भी हो सकता है, इस तरीके से एक्सपेंशन होता रहता है वाई डायरेक्शन में। वाई डायरेक्शन में कितना कितना होगा, बी 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 बी, फिर ऊपर चलता जाएगा बी, फिर ऊपर बी, वो क्या हो जाएगा प्लस n2b। और सिमिलर थिंग क्या हो जाएगी, प्लस n3c z डायरेक्शन के अंदर। इसको t से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये क्या होता है, लैटिस वेक्टर, यानी कि तीनों डायरेक्शन के अंदर कितना कितना दूर चले गए हम, वो बताता है। ये मेन बात इतनी आपको समझ में आनी चाहिए। इसका मतलब अगर हम कह रहे हैं कि पीरियोडिक होता है v, इसका मतलब वी आर के अंदर अगर मैं t जोड़ दूं तो वो वापस क्या आ जाता है, वी आर ही आता है। यानी कि t वो टाइम है, t अगर टाइम की बात करो, टाइम के तरीके से समझ लीजिए। यहाँ पे क्या है, लैटिस वेक्टर, t वो लैटिस वेक्टर है जिसके बाद पोटेंशियल दोबारा रिपीट हो जाता है, यानी कि t के बाद। यानी कि सीधी सी बात है, आप t को क्या लिख सकते हो, na की फॉर्म में लिख सकते हो। अब देखो फिलहाल t टाइम बाद वो क्या हो जाता है, मैंने बोला रिपीट हो जाता है। ये इसका मतलब ये था कि ये पहला था। अब t का मतलब क्या हो जाएगा, a डिस्टेंस चला, दूसरा आ गया। अब देखिए इसका मतलब दूसरा आते ही इसकी वैल्यू रिपीट हो जानी चाहिए, और वास्तव में रिपीट होती है वैल्यू। पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, पोटेंशियल इस तरीके से होता है, ये देखिए इस तरीके से, उसके बाद फिर इस तरीके से, उसके बाद फिर ऐसे, फिर ऐसे, यानी कि पोटेंशियल ऐसे होता है बेटा, ध्यान रखना। और पोटेंशियल जो होता है वो एटम्स के बीच में होता है, दो एटम्स के बीच में होता है। किस तरीके से होता है, देखिए ये आ गया, उसके बाद ये यहाँ जाएगा, ए डिस्टेंस फिर चलेगा, यहाँ होगा न्यूक्लियस, यहाँ होगा न्यूक्लियस, यहाँ होगा न्यूक्लियस। यानी कि न्यूक्लियस के बीच में जो चेंज आ रहा है, जो रेड वाला दिख रहा है, रेड वाला पोटेंशियल है, ये रेड वाला जो पोटेंशियल दिख रहा है वो देखिए सेम चेंज हो रहा है। हर एटम के बाद जो चेंज हो रहा है, हर एटम के बाद जो चेंज आ रहा है सेम आ रहा है, सेम चेंज आ रहा है हर एटम के बाद। इसका मतलब देखिए पीरियोडिक है ये, और पीरियोडिक का मतलब क्या होता है, सेम चेंज। अब देखिए ए डिस्टेंस के बाद सेम चेंज आ गया। अब आप क्या बात कर रहे हो, n1, आप क्या बात कर रहे हो कि सर n1a होता है, आपने बताया ना n1a होता है। इसका मतलब n1 को 1 रख दीजिए, a के बाद फिर 2 रख दीजिए, 2a के बाद फिर रिपीट, फिर 3a के बाद फिर रिपीट, यानी कि सेम डिस्टेंस के बाद वो रिपीट होता रहता है। इसी तरीके से आप y डायरेक्शन में लेते हो, इसी तरीके से z डायरेक्शन में लेते हो, इसीलिए इसको कहते हैं रिपीटेशन या पीरियोडिक फंक्शन। तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, समझ गए हो बात। अब देखिए दूसरी चीज़ जो इसमें और काम आती है, बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो काम आता है, वो आपके पास होती है श्रोडिंजर वेव इक्वेशन। उसके बाद क्या होती है, श्रोडिंजर वेव इक्वेशन। अब देखिए श्रोडिंजर वेव इक्वेशन का छोटा सा डेरिवेशन जो है आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। तो हम छोटा सा डेरिवेशन समझ लेते हैं ताकि उसके बाद कोई दिक्कत ना आए। पिछली चीज़ आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए, सारी की सारी जो हमने बताई है। अब देखिए श्रोडिंजर वेव इक्वेशन में देखिए आपको पता है टोटल एनर्जी क्या होती है, ई। टोटल एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी के प्लस पोटेंशियल एनर्जी यू। और अगर मैं इनके ऊपर कैप लगा दूं तो ये बन जाता है टोटल एनर्जी ऑपरेटर, जिसको आप जनरली एच कैप भी लिखते हो, हैमिल्टन ऑपरेटर कह देते हैं। जनरली आप इसको क्या लिख देते हो, एच कैप भी लिख देते हो। और अगर मैं एक काम और करूं इसी के अंदर, अगर मैं सब पे साई लगा दूं
तो ई कैप साई हो जाएगा, इधर इधर के कैप प्लस यू कैप इंटू साई हो जाएगा। कहने का मतलब ये फॉर्म बन जाएगी, आपको ये बात पता है। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी की ज़रा बात कर लेते थोड़ी सी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है आपको पता है, 1/2 mv² होती है। अगर मैं ऊपर नीचे m का मल्टीप्लाई करूं तो वो हो जाएगा हाफ m² v²/m। और आपको पता है कि हाफ m² क्या होता है, p, mv क्या होता है, p होता है, तो p²/2m हो गया। अब मैं अगर कैप लगा रहा हूँ तो p के ऊपर कैप लगा दीजिए। अब आपको पता है p कैप क्या होता है, माइनस आयोटा एच कट डेल होता है, तो उसकी स्क्वायर हो गई, डिवाइडेड बाय क्या हो गया 2m। अब माइनस आयोटा एच कट डेल की जब स्क्वायर करोगे तो देखिए माइनस की स्क्वायर प्लस हो जाएगी, लेकिन आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा, तो माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m, ये तो ब्रैकेट में कर दीजिए, और डेल का भी क्या हो जाएगा स्क्वायर। यानी कि कुल मिला के इसका आपका रिजल्ट क्या बनेगा, ये बन जाएगा। आयोटा की स्क्वायर क्या हो जाएगी -1, उसके लिए माइनस लगा दिया, फिर एच कट की स्क्वायर ये लिख दी, अपॉन में क्या पड़ा है, अपॉन में 2m है तो अपॉन में 2m पड़ा है, और उसके बाद डेल की स्क्वायर और डेल की क्या होगी स्क्वायर होगी। ये आपके पास क्या होगी, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी होगी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या आ गई पता चल गई, -h²/2m इंटू डेल स्क्वायर क्या होती है इसकी काइनेटिक एनर्जी होती है। यानी कि मैं काइनेटिक एनर्जी को क्या लिखूंगा, यही लिख दूंगा। तो मेरे पास जो आ रहा था टोटल एनर्जी का ऑपरेटर ई कैप साई, जो मैं लिख रहा था के कैप साई। अब के कैप साई को क्या लिखूंगा मैं, माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m इंटू डेल स्क्वायर साई प्लस वी साई, और उसको मैं एच कैप साई लिख सकता हूँ। ये पूरा ऑपरेटर एच कैप ऑपरेटर भी होता है, और ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन भी है, एच कैप साई इज इक्वल टू ई साई। समझ आ गई बात, बहुत इजी है ये, ठीक है। यहाँ पर आपके पास क्या मिल गया आपको, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन यहाँ पे आपको फाइंड हो गया है। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं कि कितने पार्ट को डिस्कस करना है, एच कैप साई वाला पार्ट आप छोड़ सकते हो, यानी कि आप इतने पार्ट को सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या कीजिए, ई कैप जब लगाते हैं उसको भी ई लिख लेंगे सिंपल। पूरी इक्वेशन को 2m से मल्टीप्लाई कर दो और एच कट स्क्वायर से डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा 2me/एच कट स्क्वायर साई इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे 2m सब कैंसिल, माइनस का डेल स्क्वायर साई प्लस का 2mv/एच कट स्क्वायर साई, ये आ गया। अब देखिए जब इसको सॉल्व करोगे क्या आएगा, देखिए माइनस से मल्टीप्लाई कर दो फिर, और फिर कुछ कॉमन आ जाएगा, कॉमन क्या आ जाएगा 2m कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा e-v/एच कट स्क्वायर इंटू साई इज इक्वल टू 0। ये आपके पास क्या आ जाएगी, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का अनदर फॉर्म आ जाएगी जो हमें यूज़ करनी है, डेल स्क्वायर साई प्लस 2me-v/एच कट स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0। अब देखिए दोस्तों, ये इक्वेशन यूज़ करनी है, किसी जगह तो v 0 होगा, किसी जगह v 0 नहीं होगा, इस तरीके से बात उसके अंदर आती रहेगी। फिर जनरली जो ये इक्वेशन आती है, ये किसकी इक्वेशन है, ये m मास किसका है, ये इलेक्ट्रॉन का मास है। ये v पोटेंशियल किसका है, वो पोटेंशियल, देखिए श्रोडिंगर इक्वेशन में जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसकी काइनेटिक एनर्जी है, ये है ना, ये पोटेंशियल v पोटेंशियल ये है, ये ग्राफ जो बना हुआ है, और जो बाकी चीज़ लिखी है, और बीच में क्या है, यहाँ पे आपको अभी बताया, यहाँ पे क्या है एटम है, ग्रीन कलर के पॉइंट जो मैंने बनाए, यहाँ पे न्यूक्लियस है एटम के। तो अभी इसके न्यूक्लियस तो हैं, लेकिन इसमें कौन घूमेगा, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन घूमेगा, ऐसे जंप करेगा इलेक्ट्रॉन, इधर से इधर, इधर से उधर, उधर से इधर, कौन घूमेगा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन एक न्यूक्लियस को छोड़ के दूसरे के पास जाएगा, तो इस बैरियर को उसको कवर करना पड़ेगा। ये बैरियर की हाइट कितनी है v, ये पोटेंशियल कितना है v, बैरियर की हाइट कितनी है v, यानी कि v हाइट को उसको पार करना पड़ेगा, और उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है -एच कट स्क्वायर अपॉन 2m इंटू डेल स्क्वायर, अभी निकाली, और पोटेंशियल एनर्जी v साई। समझ पा रहे हो बात, तो वो m मास इलेक्ट्रॉन का ही है, यानी कि ये सारी बात हमने श्रोडिंगर इक्वेशन इलेक्ट्रॉन के लिए लिखी है, और अब इलेक्ट्रॉन के लिए ही हम बताएंगे
कि उसका वेव फंक्शन क्या होगा, वो किस तरीके से इसके अंदर बात करेगा। तो अब हम दोस्तों चलते हैं हमारे नोट्स पे, हमारे टॉपिक पे, जो हमारा टॉपिक है। और नोट्स आपको पता है मैं अवेलेबल करवाते हैं आपको आपको ये बात भली भांति जानते हो, टेलीग्राम पे, और व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर सकते हो ग्रुप को। तो दोस्तों अब हम नोट्स पे चलते हैं, वहाँ से पूरे टॉपिक को हम अच्छे से स्टडी करते हैं। चलिए दोस्तों अब हम अपने नोट्स से पढ़ते हैं इसको। देखिए मैंने पहले एक बात कही, जो फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी है उसकी कुछ कमी है, तो हमने उस कमी की बात कही। तो अब देखिए क्या है, मैंने सारी बातें आपको बता दी है। ब्लॉक थ्योरम हमने ऑलमोस्ट कर ली है 15 मिनट के अंदर, लेकिन अब मैं आपको सारी चीज़ें एक सीक्वेंस से बताने वाला हूँ। देखिए फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी assumed that potential is constant towards all three directions x, y and z, whereas it is not true। ये बात हम कर चुके हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी क्या कहती है, आप x डायरेक्शन में जाइए, आप y में जाइए, आप z में जाइए, किसी भी डायरेक्शन में जब आप जाते हो तो आपके पास जो पोटेंशियल होता है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। लेकिन हमारी जो ब्लॉक थ्योरम या जो भी है उसमें ये माना गया कि नहीं, हमारा जो पोटेंशियल होता है वो कांस्टेंट नहीं रहता, पोटेंशियल जो होता है वो चेंज होता रहता है। कैसे चेंज होता है, देखिए हैंस फर्दर इट इज़ अज्यूम्ड दैट पोटेंशियल इज पीरियोडिक, है ना, यानी कि पोटेंशियल क्या होता है, पीरियोडिक होता है। और पीरियोडिक का मतलब दैट इज इट चेंजेस, ये चेंज होता है, एंड रिपीट इट्स वैल्यू आफ्टर अ पीरियड और टाइम टी, यानी कि एक टाइम के बाद ये अपनी वैल्यू को रिपीट करता है, एंड डिस्टेंस ए, और डिस्टेंस ए के बाद ये अपनी वैल्यू को रिपीट करता है। तो मुझे नहीं लगता, मुझे कोई भी इसमें समझने में आपको दिक्कत आ रही है। देखिए पोटेंशियल यहाँ से चला था, अब देखो हमने पढ़ा था पोटेंशियल यहाँ से, जस्ट पोटेंशियल यहाँ से चला और यहाँ पहुँच गया, कितनी दूरी तय की, ए दूरी, ए डिस्टेंस के बाद दूसरा एटम आ गया, फिर ए डिस्टेंस से वहीं चला और वापस वहीं पहुंच गया, ए डिस्टेंस के बाद फिर वहीं पहुंच गए, फिर ये, यानी कि ए डिस्टेंस के बाद ए दूरी के बाद अपनी वैल्यू को क्या कर रहा है, वो रिपीट कर रहा है। और इस ए को क्या नाम दे दिया, लैटिस कांस्टेंट। देखिए वी एक्स इज इक्वल टू वी एक्स प्लस ए, इसका मतलब सिर्फ इतना ही नहीं है, इसका मतलब है वी एक्स इज इक्वल टू वी एक्स प्लस एन ए, वी एक्स प्लस एन ए। और जब आप 3 डायमेंशन में जाते हो तो ये ए नहीं रहता, ये नहीं रहता, ये n1a प्लस, क्योंकि अब y डायरेक्शन में n2b होता है और z डायरेक्शन में n3c होता है, ये t बन जाता है। यानी कि जो आपका vx होता है वो vx जो होता है वो vx प्लस a नहीं रहता, वो vx प्लस t बन जाता है। और अब x भी नहीं रहेगा क्योंकि t आ गया, तो समझिए r आ जाएगा, क्योंकि अब तीनों डायरेक्शन की बात हो रही है। तो r x y कैप, x i कैप, y j कैप प्लस z k कैप होता है। तो v इज इक्वल टू वी आर प्लस t आ जाता है तीनों डायरेक्शन के अंदर। समझ गए बात। तो ये तीनों डायरेक्शन के अंदर जब हम इसको लिखते हैं तो तीनों डायरेक्शन के लिए फॉर्मूला बन जाता है। तो देखिए ये बात समझने में हमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि हमने पहले इसको अच्छे से डिस्कस कर लिया। अब हम आते हैं ब्लॉक थ्योरम के ऊपर कि ये हमें क्या बताती है। देखिए दोस्तों, द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इज यूज्ड टू अंडरस्टैंड द बैंड स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, जो सॉलिड होता है उसकी बैंड स्ट्रक्चर की स्टडी करने के लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होती है। और श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ये होती है, हम आपको पढ़ा चुके हैं, और इसमें अब आपको खुद सोचना है ये किसकी टर्म है, काइनेटिक एनर्जी के की, ये किसकी टर्म है, पोटेंशियल एनर्जी वी की, और ये किसकी टर्म है, टोटल एनर्जी ई की। तो ये होता है आपके पास। और मैंने इसको बोला था, इसको एच कैप लिख देते हैं, एच कैप साई इज इक्वल टू ई साई। और एच कैप क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि पी कैप स्क्वायर बाय 2m प्लस वी आर। और एच कैप क्या आ गया, ये चीज़, क्योंकि पी कैप को सॉल्व किया था हमने, लेक्चर जो पीछे हमने 15 मिनट स्टडी किया उसमें यही तो समझाया था आपको, ये चीज़ आ जाती है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर साई क्या है, स्टेट फंक्शन है, ई क्या है, टोटल एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की, और वी आर क्या है, क्रिस्टल पोटेंशियल है। यानी कि वी आर तो ये वाले बैरियर हैं, और जो आपके पास दिख रहा है आपको ये ई इलेक्ट्रॉन जो ऐसे ऐसे आ रहा है, इन बैरियर को क्रॉस कर रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस से बंधा है, तो अब उसको दूसरे न्यूक्लियस से बंधना है।
तो इसको क्रॉस करके जाना पड़ेगा, तो वो दूसरे के चारों ओर साइकिल लगाने लगेगा, चक्कर काटने लगेगा। अब यहाँ से इस चीज़ को छोड़ के इसके पास जाएगा, इसके चारों ओर चक्कर लगाएगा, ये बैंड बन जाता है इस तरीके से कि इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं, इनको जंप कर करके वो अपना मॉलिक्यूल जो अपना न्यूक्लियस है वो चेंज करते रहते हैं, ठीक है ना। तो यही मतलब है इसका। अब देखिए यही चीज़ मैं बता चुका हूँ, वी आर प्लस टी इज इक्वल टू वी आर। क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज पीरियोडिक, हैंस पोटेंशियल इज क्रिस्टल शुड बी पीरियोडिक। तो मैंने अंडरलाइन कर रखा है कि पोटेंशियल जो होगा वो भी क्या होगा, पेरियोडिक होगा। जो आपका सिस्टम है, जो आपका स्ट्रक्चर है क्रिस्टल का, उसका पोटेंशियल पेरियोडिक होगा। ये बात मैं आपको बता चुका हूँ, वही बात हमने यहाँ पे की है, ठीक है। एक डायरेक्शन में थे तो वी एक्स इज इक्वल टू वी एक्स प्लस ए था, वाई डायरेक्शन में जाओगे तो वी वाई इज इक्वल टू वी वाई प्लस बी हो जाएगा, जेड में जाओगे तो वी जेड इज इक्वल टू वी जेड प्लस सी हो जाएगा। लेकिन अब तीनों के अंदर जनरल लिख दोगे तो वी आर इज इक्वल टू वी आर प्लस टी हो जाएगा। अब देखिए टी की बात, टी को कहते हैं ट्रांसलेशन वेक्टर, या फिर आपको पता है मैंने पहले भी इसका नाम एक बता दिया है, ट्रांसलेशन वेक्टर तो नाम है ही, इसका एक और नाम होता है वो भी हम पढ़ चुके हैं, लैटिस वेक्टर, ठीक है। और ये भी मैंने पढ़ दिया, n1 n2 इंडीजर हैं, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, ABC को कहते हैं लैटिस कॉन्स्टेंट्स, ठीक है भाई। अब देखिए अब बात आती है ब्लॉक थ्योरम के अंदर होता क्या है। देखिए ब्लॉक ने क्या प्रूव किया, ब्लॉक प्रूव दैट एन इक्वेशन लाइक 1 विद पोटेंशियल लाइक 2। इक्वेशन यानी कि एक इलेक्ट्रॉन जिसकी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ये होती है इक्वेशन 1, और इक्वेशन 1 सॉरी ऊपर ये होती है, और जिसका पोटेंशियल जो होता है वो इक्वेशन 2 में जो शो किया हुआ है ऊपर, यानी कि उसका पोटेंशियल जो होता है वो पीरियोडिक होता है, उसका वेव फंक्शन ये होता है। यही तो बात मेन है, उसका वेव फंक्शन ये होता है। और ये क्या है, साई के आर, देखिए समझिए इसको, साई के आर इज इक्वल टू यू के आर ई रेस टू पावर, एक्सपोनेंशियल का मतलब ई रेस टू पावर आयोटा के डॉट आर, है ना। ये देखिए साई के आर इज इक्वल टू यू के आर ई रेस टू पावर आयोटा के डॉट आर। साई के आर क्या होता है, साई के आर को कहते हैं ब्लॉक फंक्शन, ई रेस टू पावर आयोटा के डॉट आर रिप्रेजेंट्स प्लेन वेव। ये किसको बताता है, प्लेन वेव को। याद कीजिए जब हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पढ़ते हैं उसमें प्लेन वेव की इक्वेशन में ये होता है। और आपको पता है के क्या होता है, के एक्स आई कैप, के वाई जे कैप, के जेड के कैप, यही होता है। आर क्या होता है आपको पता है, एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप। यानी कि इसको अगर एक्स डायरेक्शन में लगाना चाहो तो मैं यहाँ पे एक आइडिया दे दूँ, एक्स डायरेक्शन में लगाना चाहो तो साई के एक्स इज इक्वल टू यू के एक्स ई रेस टू पावर आयोटा के एक्स एक्स, क्योंकि जब के डॉट आर करोगे तो के एक्स आई कैप का डॉट हो जाएगा एक्स आई कैप से, तो वो के एक्स एक्स बचेगा, के पैर में एक्स है और ये मल्टीप्लाई में भी एक्स है, के एक्स एक्स बचेगा। फिर जब आप वाई डायरेक्शन में जाओगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ साई के वाई इज इक्वल टू यू के वाई ई रेस टू पावर आयोटा के वाई इंटू वाई, जेड के अंदर जेड आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये इसका सॉल्यूशन है जो आपको माइंड में क्लियर रखना है। ये प्लेन वेव को बनाता है। साई के भी क्या होता है, पीरियोडिसिटी को शो करता है, पीरियोडिसिटी ऑफ लैटिस। और ये भी क्या होता है, यू साई के तो करता है ये, यू के देखिए यू के आर प्लस टी भी यू के आर के इक्वल होता है, यू के आर प्लस टी भी यू के आर के इक्वल होता है। यानी कि द पीरियोडिक पोटेंशियल इसका इस तरीके से शो करते हैं, ये मैं आपको बता चुका हूँ। ये न्यूक्लियस है, देखिए एटम्स न्यूक्लियस लिखा हुआ है मैंने, एटम्स न्यूक्लियस लिख रखा है, तो ये न्यूक्लियस है यहाँ पर देखिए, ठीक है दोस्तों। ये पोटेंशियल है वाई एक्सिस में, एक्स एक्सिस में एक्स और माइनस एक्स शो कर रखा है, इस तरफ एक्स इस तरफ माइनस एक्स, जीरो। इस तरीके से पोटेंशियल वेरी करता है। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इस तरीके से इधर उधर मूव करते रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी हम स्टडी कर चुके हैं। बस आपको ध्यान रखना है यू के जो होता है वो आर प्लस टी होता है, उसको यू के आर भी कहते हैं। और इतना ही ध्यान रखना है वो भी पीरियोडिक फंक्शन होता है, देख सकते हो आप, ठीक है। और इसका जो सॉल्यूशन है वो आपको अच्छे से याद कर लेना है। अब देखिए, अब कोई आपको एक बात कहे कि साई के है भाई, ठीक है। अब आपको साई के आर प्लस टी फाइंड करना हो
साई के आर प्लस टी, तो क्या करोगे, यू के आर प्लस टी, जहाँ आ रहा है वहाँ आर प्लस टी लिखोगे। ई की पावर में देखिए क्या आ जाएगा, आयोटा के डॉट देखिए आर प्लस टी करोगे ना। अब देखिए यू के आर प्लस टी तो क्या हो जाएगा, यू के आर प्लस टी तो क्या हो जाएगा, यू के आर ही हो जाएगा। तो इसको तो क्या लिख दोगे, यू के आर। और ई की पावर में भी देखिए आयोटा के डॉट आर तो अलग ही हो जाएगा, तो आयोटा के डॉट आर यू के आर के साथ मिलके दोबारा साई आर मिल जाएगा, बचेगा क्या, ई रेस टू पावर आयोटा के डॉट टी बचेगा। कहने का मतलब ये बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर जो डेरिवेशन इसका आगे चलता है। देखिए साई एक्स प्लस टी, साई एक्स प्लस टी को क्या लिखोगे, यू के एक्स प्लस टी ई रेस टू पावर आयोटा एक्स प्लस टी, क्योंकि जहाँ जहाँ पर आर है, क्योंकि पहले क्या था साई के आर था, जहाँ जहाँ पर आर है वहाँ वहाँ पे क्या लिख दिया, एक्स प्लस टी लिख दीजिए बस। या आप 3 डायमेंशन में लिखोगे तो आर प्लस टी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो वहाँ वहाँ ये लिखना है, तो यहाँ वहाँ वहाँ क्या लिख दिया मैंने, सब जगह पे एक्स प्लस टी लिख दिया, जस्ट 1 मिनट, एक्स प्लस डी लिख दिया। अब जब मैंने सब जगह एक्स प्लस टी लिखा तो ये क्या हो गया, यू के एक्स प्लस टी ई रेस टू पावर आयोटा के एक्स प्लस टी। अब देखिए ई रेस टू पावर आयोटा के एक्स को अलग कर दो, आयोटा के टी को अलग कर दो। अब देखिए ये चीज़ क्या बन जाएगी, यू के और ई रेस टू पावर आयोटा के एक्स, दोबारा क्या बन जाएगा, साई के बन जाएगा। और ई की पावर क्या रहेगी, पड़ी रहेगी, क्योंकि ये देखिए मैंने यहाँ लिख भी रखा है, ये साई के होता है। तो ये चीज़ और ये चीज़ साई के बन गई। तो यहाँ पे क्या चीज़ एक्स्ट्रा पड़ी रही, ये एक्स्ट्रा पड़ा रहा, तो ये पड़ा रहा है, यानी कि ये इसके इक्वल आ गया। इसका मतलब साई आर इसमें पीरियोडिक नहीं दिखाई दे रहा मुझे। साई आर पीरियोडिक कब होगा, तभी होगा जब ये चीज़ 1 हो जाएगी। साई आर पीरियोडिक कब होगा, जब साई के आर प्लस टी इक्वल हो जाएगा साई के आर के, और ये तभी होगा जब इनटू में 1 होगा साई आर के, यानी कि ये चीज़ 1 हो जाएगी। और ये चीज़ 1 कब होगी ये भी समझ लीजिए, इस चीज़ को आपने 1 करना है तो ई रेस टू पावर आयोटा के डॉट टी को आप करना चाहते हो 1, तो 1 का मतलब ई की पावर आयोटा 2n पाई, क्योंकि जब ई की पावर आयोटा थीटा को सॉल्व करते हो वो होता है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये आप जानते हो है ना। इसका मतलब यहाँ थीटा की जगह 2n पाई रखिए, तो कॉस 2n पाई होता है 1, साइन 2n पाई होता है 0, तो ये आंसर आ जाएगा 1, यानी कि ये आ जाएगा 1। तो 1 को लिख सकते हो ई रेस टू पावर, यानी कि इसको आपने 1 करना है, और 1 को लिख सकते हो ई रेस टू पावर आयोटा 2n पाई, यानी कि ई रेस टू पावर आयोटा 2n पाई को ई रेस टू पावर आयोटा के टी के इक्वल किया। और इसका मतलब के टी जब इसका कंपैरिजन करोगे इक्वल करके, तो इसका मतलब के टी इक्वल हो जाएगा 2n पाई के। यहाँ से आप टी निकाल सकते हो, टी इक्वल हो जाएगा 2n पाई बाय के। इस तरीके से आप कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हो, के को भी कैलकुलेट कर सकते हो। और टी क्या होता है मैंने पहले ही बताया था, n1a n2a, एक डायरेक्शन में जाते हो तो एन ए लिख सकते हो, एन एटम है तो कैपिटल एन ए लिख सकते हो, बात की थी ना हमने, तो उसको कैपिटल एन ए लिख देंगे। लेकिन उससे पहले जो मैंने बात की वो यहीं पर है, देखिए ई रेस टू पावर आयोटा के 1 होना चाहिए, तो एन पार्टिकल के लिए टी क्या हो जाएगा, कैपिटल एन ए। और ये मैं जो पहले हमने स्टडी किया था 15 मिनट का, जो अभी पढ़ा था पूरा पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ। पहला पार्टिकल ए डिस्टेंस पे, सेकंड वाला 2a पे, थर्ड वाला 3a पे, n-1th वाला n-1a पे। तो फिर आपको क्लियर हो जाएगी बात, जब n-1th वाला n-1a पे है तो nth कितनी दूर हो जाएगा, na दूर हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या होती है इसकी लेंथ, यानी कि टोटल लेंथ L = na हो गई, और n पार्टिकल के लिए t भी na हो गया, ठीक है। जब इसका कंपैरिजन किया तो ये चीज़ मैंने अभी बताया इक्वल होगी, ये आ गया t को na पुट कर दिया मैंने, na हो गया 2 पाई n, क्योंकि आयोटा 2 कॉस आयोटा थीटा होता, ई रेस टू पावर आयोटा थीटा होता है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। थीटा को 2n पाई रखते हो तो कॉस 2n पाई 1 होता है, साइन 2n पाई 0, तो आंसर 1 आ जाता है। तो 1 को मैंने ये लिख दिया, फिर कंपैरिजन करके ई की पावर आयोटा कट गया, ये बच जाएगा इतना। यहाँ से के आ गया 2 पाई n बाई कैपिटल एन पाई। ये n नंबर्स अलग हैं, वो n नंबर्स अलग हैं, ठीक है ना। वो n पहले पार्टिकल के लिए 1, सेकंड के लिए 2, थर्ड के लिए 3 चलेगा, लेकिन ये कैपिटल N फिक्स रहेंगे, टोटल है वो टोटल है।
तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 पाई स्मॉल एन बाई कैपिटल एल लिख दीजिए या 2 पाई स्मॉल एन बाई एन ए लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एन ए को मैं कैपिटल एल लिख सकता हूँ। ये आपके पास क्या आ जाता है, इजीली आपका यहाँ से पॉइंट ख़त्म हो जाता है। अभी देखिए पीछे चलते हैं। अभी हमने प्रूफ कर दिया कि साई आर प्लस टी होता है साई के आर ई रेस्ट पर आयोटा के टी। अब देखिए इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लीजिए, क्या होगा इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, आप अच्छे से जानते हैं, साई स्टार हो जाएगा, इसका भी स्टार हो जाएगा, और ई रेस्ट पर आयोटा के टी क्या हो जाएगा, ई रेस्ट पर माइनस आयोटा के टी, क्योंकि जहाँ आयोटा होता है उसको माइनस आयोटा लिख देते हैं। इन दोनों का मल्टीप्लाई करना, इसका जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये साई स्टार इंटू साई हो जाएगा, फिर इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे तो साई स्टार इंटू साई हो जाएगा, लेकिन ये देखिए ये से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ई रेस टू पावर माइनस का थीटा और ई रेस टू पावर प्लस का थीटा, ये जब ई की पावर में जाते हैं तो माइनस थीटा प्लस थीटा ऐड होके ई की पावर 0 बन जाता है जो 1 होता है। समझ गए बात, यानी कि ये कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस, तो इससे क्या बनेगा 1, यानी कि मेरे पास इतना ही बचेगा, मल्टीप्लाई करने पे इतना ही बचेगा साई स्टार। और आपको ये भी पता है कि साई स्टार इंटू साई क्या होता है, साई स्टार इंटू साई होता है प्रोबेबिलिटी। क्या होता है, प्रोबेबिलिटी। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, प्रोबेबिलिटी टू फाइंड द इलेक्ट्रॉन। अब देखिए ये आर प्लस टी पोजिशन पे फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी है, यानी कि आर प्लस टी स्थिति पे प्राप्त करने की प्रायिकता है, ये आर स्थिति पे प्रायिकता है, और ये प्रोबेबिलिटी आर पे है, तो वही लिखा है probability to find the electron at position r plus t, probability to find the electron at position r, यानी कि r एंड r प्लस टी दोनों अलग अलग हो गए, ये r प्लस टी पे प्रोबेबिलिटी है, ये r पे प्रोबेबिलिटी है। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी चाहे पोजीशन r है चाहे पोजीशन r प्लस टी है, वहाँ पे क्या है, यूनिफॉर्म, मतलब इक्वल, प्रोबेबिलिटी चेंज नहीं हो रही, प्रोबेबिलिटी एक जैसी बनी हुई है, प्रोबेबिलिटी यूनिफॉर्म बनी हुई है, चेंज नहीं हो रही। यही बात यहाँ से क्लियर हो रही है, प्रोबेबिलिटी यूनिफॉर्म एवरीवेयर, चाहे आर पोजीशन पे हो चाहे आर प्लस टी पे हो, प्रोबेबिलिटी उतनी ही है। और ये चीज़ हम स्टडी कर चुके हैं, इसको पहले हम देख चुके हैं, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। अब देखिए अभी अभी हमने एक चीज़ निकाली है, के की वैल्यू 2 पाई एन बाई कैपिटल एन ए, और कैपिटल एन ए को एल भी लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। अब इस जगह पे आप स्मॉल एन को कैपिटल एन बाई 2 रख के देखिए क्या हो जाएगा, 2 पाई कैपिटल एन बाई 2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई कैपिटल एन बाई 2 डिवाइडेड बाई, और ये तो एन ए है ही, एन ए। अब देखिए क्या कटेगा, एन से एन कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल, आंसर आ गया पाई बाई ए, किसकी वैल्यू, के की। ये के की वैल्यू होती है फर्स्ट ब्रिलियन जोन, ये भी आपको समझना है। ये देखिए जब हमने एन को एन बाई 2 रखा, सॉल्व किया, तो ये आ गया, ये होता है फर्स्ट ब्रिलियन जोन, माइनस पाई बटे ए से लेके प्लस पाई बटे ए के बीच में फर्स्ट ब्रिलियन जोन बनता है। क्या बनता है, इतने के बीच में फर्स्ट ब्रिलियन जोन बनता है। ये जो चीज़ बन रही है इस तरीके से बनते हैं, ये तो एक जैसे साइज़ के होते हैं सारे पोटेंशियल, ये बीच वाला पोटेंशियल हाई होता है, और यहाँ पर जो ये चीज़ बनती है ये किस किस के बीच में बनती है, माइनस पाई बाई ए, और ये पॉइंट होता है प्लस पाई बाई ए। तो ये जो विड्थ होती है ये होती है 2 पाई बाई ए, क्योंकि इधर माइनस पाई बाई ए है, इधर प्लस पाई बाई ए है, तो विड्थ कितनी होगी 2 पाई बाई ए। लेंथ कितनी होगी ब्रिलियन जोन की, ब्रिलियन जोन की लेंथ कितनी होगी 2 पाई बाई ए। समझ पा रही होगी कैसे बता रहा हूँ, ब्रिलियन जोन कहाँ से कहाँ तक है, देखिए माइनस पाई बाई ए से पाई बाई ए के बीच में। जब मैं आपको क्रॉनिंग पेनी मॉडल पढ़ाऊँगा उसमें और क्लियर हो जाएगा कि ये कैसे है, यानी कि के क्या है, माइनस पाई बाई ए टू प्लस पाई बाई ए। तो कितनी लेंथ होगी, दिख रहा है अंतिम मान, लास्ट फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, माइनस पाई बाई ए माइनस माइनस पाई बाई कितनी होगी 2 पाई बाई ए। यहाँ से निकल सकती हैं टोटल नंबर ऑफ अलाउड वैल्यूज़ ऑफ के की कितनी वैल्यूज़ अलाउ हैं, ये यहाँ से पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा, ये फॉर्मूला याद रखना है, के की कितनी वैल्यूज़ हो सकती हैं उसके लिए फॉर्मूला है टोटल नंबर ऑफ अलाउड वैल्यूज़ ऑफ के इज इक्वल टू लेंथ ऑफ फर्स्ट ब्रिलियन जोन। कितनी है फर्स्ट ब्रिलियन जोन की लेंथ ऊपर 2 पाई बाई ए,
डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ यूनिट स्पेसिंग, यूनिट स्पेसिंग की लेंथ यानी कि दो के बीच की जो स्पेसिंग आ रही है, और वो हमने अभी अभी निकाली है 2π/L होती है। क्या होती है? 2π/L होती है। ये देखिए जो यूनिट स्पेसिंग आती है 2π/L होती है, जो आपको याद रखनी है। यानी कि 2π/A डिवाइडेड बाई 2π/L ये हो जाएगा L/A, और Ln नहीं होता है, यहाँ से L/A निकालोगे वो n आ जाएगा। L इज इक्वल टू एन ए होता है, यहाँ से L/A करोगे वो क्या हो जाएगा? n हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये क्या आ गया? टोटल नंबर ऑफ अलाउड वैल्यूज ऑफ k कितनी आ गई आपको? दिख गया कैपिटल N आ चुकी हैं। अब देखिए मैंने जो बात बताई थी कि साई के को क्या लिख सकते हो? ये लिख सकते हो, देख सकते हो ना। और फिर आपको ये भी बता दिया था कि जब r+t करते हो तो उसमें क्या आ जाता है? ये सेम चीज़ आ जाती है साई के r, बस e⁻i बचता है, आयोटा kt बच जाता है ना, उसका ही तो सारा चक्कर था। दोबारा देखो कि साई के जब r+t निकालते हो तो वो मेरे पास आता है साई के r ही आ जाता है दोबारा, जो ये होता है, बस e⁻k.t बचता है, जिसको 1 कर दिया था हमने। जब इसको 1 किया था, यानी कि इसको 1 क्यों किया था? ताकि ये भी पीरियोडिक बन जाए साई भी, तो इसको 1 किया था तो 1 किस पे होता है? इसको कर दिया था e⁻2n के इक्वल, और वहाँ से क्या होता है? आयोटा से आयोटा कट गया था, 2n पाई इज इक्वल टू kt आ गया था, 2n पाई इज इक्वल टू kt आ गया था। और t आपको पता है na के इक्वल होता है, तो यहाँ से t को जब आपने na पुट किया ये हो गया kna, क्या हो जाएगा? ये kt kna, और उसके बाद इसके नीचे ले जाइए, यहाँ से k की वैल्यू आ गई, ईजी था। अब देखिए k होता है kxi कैप प्लस kyj कैप प्लस kzk कैप, और r होता है xi कैप yj कैप zk कैप। जहाँ जहाँ आ रहा है वहाँ x रख दीजिए, आयोटा kx हो जाएगा, जो उसके बाद क्या है e⁻, क्योंकि जब k.r करोगे तो वो आ जाएगा kx ky प्लस kyy प्लस kzz। तो ये x के लिए ये रख दो, y के लिए ये, और z के लिए ये, और तीनों जो आएंगे अलग अलग ये आ जाएंगे, कंबाइंड ये लिख सकते हैं। यानी कि साई के एक्स यू के एक्स e⁻k x, साई के वाई यू के वाई e⁻k y, साई के जेड यू के जेड e⁻k z। तो ये आपके पास क्या हो जाता है? पूरा इसका टॉपिक ख़त्म हो जाता है। तो देखिए हमने जो बात पढ़ी है इस लेक्चर के अंदर, आपको इतना ही समझना है कि इस लेक्चर के अंदर हमने क्या स्टडी किया है। इस लेक्चर का जो मेन रहा है वो आपको ये समझाने का हमारा मोटिव रहा है कि ब्लॉक फंक्शन, ब्लॉक थ्योरम क्या होती है। ब्लॉक फंक्शन फाइंड किया हमने साई के आर, ठीक है ना। और उसके लिए थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करवा दूँ ये बात कि ये कैसे आती है, क्या है, ताकि आपको क्लियर हो जाए। और फिर बता देता हूँ, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो सब्सक्राइब करो और दोस्तों से शेयर करो, ताकि आपको जो आगे आने वाली वीडियोज़ हैं उनका अपडेट मिलता रहे। और हमने जो है +2 का, बीएससी का, 11th 12th का और जनरल साइंस का सारा शुरू कर रखा है। नोट्स आपको सारे के सारे टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, अभी ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप दिया है, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है। और आप लोग व्हाट्सएप पे भी हमें मैसेज करके कोई डाउट है, कुछ भी है, आप पूछ सकते हो। अब देखिए हमने बताया था कि फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी कहती कि तीनों डायरेक्शन में पोटेंशियल एक जैसा होता है। ये कहता नहीं, ब्लॉक कहता ऐसा नहीं होता, पोटेंशियल ऐसा होता है। ए डिस्टेंस के बाद पोटेंशियल रिपीट होता है, यानी कि शुरू में जो पोटेंशियल था वो ये गया, ए डिस्टेंस तक वो चेंज होता रहा, ए डिस्टेंस बाद वापस वहीं से शुरू हो गया जहाँ ख़त्म हुआ, ए डिस्टेंस बाद फिर वहीं से, फिर वहीं से, यानी कि ए डिस्टेंस के बाद ये क्या होता रहता है? पोटेंशियल क्या होता रहता है? रिपीट होता रहता है, अपनी वैल्यू को रिपीट करता रहता है। फिर जो ब्लॉक थ्योरम में हमने पढ़ा उसमें ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन थी। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व किया, वी जो होता है वो पीरियोडिक होता है, ये आया था। टी को ये लिखते हैं, n1 n2 n3 ये सारे के सारे क्या कॉन्स्टेंट्स हैं। उसके बाद जो साई के आता है वो ये होता है, जो आपको अच्छे से याद कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे ये प्लेन वेव को रिप्रेजेंट करता है, ये इसकी पीरियोडिसिटी को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद पोटेंशियल ये हम कई बार बता चुके हैं, फिर से क्रॉनिक पेनी मॉडल में पढ़ेंगे। फिर r+t को प्रूफ किया कि इसके इक्वल होता है, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेके उससे मल्टीप्लाई कर दिया, पता चला प्रोबेबिलिटी जो होती है वो आपको पता है, क्वांटम में पढ़ते हो साई स्टार, साई होता है p,
तो वो पता चला कि r प्लस टी पे भी उतनी है, r पे भी उतनी है, तो क्या होगी वो कांस्टेंट यानी कि हर जगह यूनिफॉर्म होगी। इसको 1 कर दिया तो टी एन ए के इक्वल करके इसको सॉल्व कर लिया। तो ये आपके पास क्या था, पूरा टॉपिक था। ब्रिलियन जोन के बारे में और अच्छे से क्रॉनिंग पेनी मॉडल में पढ़ेंगे। तो इसका मतलब यहाँ से जो ये टॉपिक आपको बताता है बैंड स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड्स, तो सॉलिड्स की बैंड स्ट्रक्चर कैसी होती है, यहाँ से हमारे पास क्या होता है, इस टॉपिक से ये सारी बात क्लियर हो जाती है। तो दोस्तों बहुत बहुत थैंक्स आपका लेक्चर सुनने के लिए। इसी तरीके से आगे आप हमारे साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स टू वॉच हार्ड एंड डीप फिजिक्स विद हरदीप सर।